अच्छा स्टार्ट करें, अटेंडेंस वगैरह ले लेता हूँ आपकी, ताकि फिर ये कि उसके बाद हम लोग अपनी लैब शुरू कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अटेंडेंस ज़ुबैर अहमद है, ज़ुबैर अहमद प्रेजेंट और एब्सेंट। नबील मुश्ताक, प्रेजेंट सर। रबाब इमरान, सैयद ज़ैनुल आबदीन, फबीहा, अवैस, प्रेजेंट सर। हफ्सा, प्रेजेंट। उसामा रऊफ, उसामा अफजल, जैन शेख, प्रेजेंट सर। जहांगीर, अब्दुल्ला तहसीन, प्रेजेंट सर। अली अहमद, वजाहतुल्ला, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फहद, मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद हारिस। अच्छा, तो अच्छा लैब 7 की सर मैं मैं यहाँ, प्रेजेंट हूँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस लगा दो। प्रेजेंट प्रेजेंट। अवैस सलीम पिछली बार नहीं थे आप? प्रेजेंट। सर वो लाइट नहीं थी, सुबह से मैंने ग्रुप पे अच्छा, मैसेज किया था आपको। लाइट नहीं थी, चलें ठीक है, फिर मैं लगा देता हूँ। सही है। अच्छा, ये एक आईडी हो गई आपकी, और आपकी दूसरी आईडी है। अच्छा, इन द मीन टाइम ये कि हम हमारी जो प्रीवियस लैब थी उसका जो सबमिशन टाइमिंग है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों के मिड टर्म्स वगैरह भी आ रहे हैं और दूसरी चीज़ों में भी आप लोग काफ़ी जो है वो बिजी हैं, तो जैसे असाइनमेंट्स वगैरह और चीज़ों के, तो वो मसला नहीं है। मैं लैब की जो सबमिशन टाइमिंग है वो मुझे वैसे सारी लैब्स की एक दफ़ा खोलनी है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मिड टर्म वीक में जो है वो आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जो लैब्स आपकी प्रीवियस लैब्स रह गई थी ना, जो पेंडिंग में है और जो जमा नहीं करवाई हैं, तो एक सेकंड चांस बेसिकली मिलेगा आपको मिड टर्म वीक में। तो जिसकी जो भी लैब्स प्रीवियस रह गई हैं, जो एलएमएस में सबमिट नहीं किसी वजह से भी रह गई हों, तो मैं अराउंड 24 आवर्स या 48 आवर्स का टाइम उसमें टाइम स्लॉट के लिए ओपन करूँगा सारी की सारी लैब्स, लैब 1 से लेकर जो लैब 8 तक जितनी भी लैब्स हैं, ताकि जो प्रीवियस आपकी लैब्स रह गई हैं वो सारे आप लोग जमा करवा दें। ठीक है, उसके बाद बट ये कि आप लोग अपना कॉपरेशन शो करें, क्योंकि इसके बाद नहीं खुलेंगी। ठीक है, तो अभी आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है, जिसमें जिसकी जो भी लैब्स रह गई हैं वो आप एलएमएस पे जो है वो सबमिट करवा दें, ताकि आपका भी ये कि आपका भी सुकून में हो, और आप लोग मतलब उसमें आप लोग परेशान ना हो फिर हमारी लैब जमा नहीं हुई, और ये कि मेरे पास भी सब बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो आ जाए। ठीक है, अच्छा उसमें मोहम्मद सर आदम जी, जी बोले। जुबैर अहमद की भी लगा 8792 जुबैर अहमद। जी कुछ कह रहे? थैंक यू सर। आदम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मोहसिन, प्रेजेंट सर। इरहान, प्रेजेंट सर। मुसव्विर, सर। आजिक, यस सर। इस्लाम, प्रेजेंट सर। खिजर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हबीब प्रेजेंट सर। और अशर।
सर इसका कनेक्टिविटी इशू हो रहा है। अली अहमद भी प्रेजेंट। जी अली अहमद प्रेजेंट। अच्छा अली अहमद दूसरी आईडी में थे ना ये। अच्छा भाई अब हम अपनी लैब जो है वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा प्रीवियस जो लैब थी हमारी लैब नंबर 7 के अंदर आप लोगों ने बक कन्वर्टर के बारे में जो है वो इन डिटेल जो है वो एनालिसिस किया। बक कन्वर्टर के बारे में आप लोगों ने उसके सर्किट डायग्राम से स्टार्ट किया। सर्किट डायग्राम को आपने अच्छी तरीके से स्टडी किया। उसकी वर्किंग वगैरह जो है वो मैंने आपको समझा दी थी कि किस तरीके से जो है मॉसफेट जो है वो एक जोन में जो है वो क्लोज हो रहा है, फिर मॉसफेट जो है वो ओपन हो रहा है। तो उस लिहाज से मेरे इंडक्टर्स वगैरह के क्या क्या करंट है, आउटपुट करंट क्या है, इनपुट करंट क्या है, कैपेसिटर का क्या फंक्शन है, सब कुछ मैंने जो है वो आपको प्रीवियस लैब में बक कन्वर्टर के सर्किट डायग्राम में जो है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम रिवाइज करें। हमारे पास हम लोगों ने कन्वर्टर्स शुरू किए थे और ये बेसिकली डीसी डीसी कन्वर्टर्स है। ठीक है। डीसी डीसी कन्वर्टर्स अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के डीसी डीसी कन्वर्टर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बक कन्वर्टर, दूसरा हमारे पास होता है बूस्ट कन्वर्टर। जो तीसरा कन्वर्टर है वो एक ऐसा कन्वर्टर है जो एक ही सर्किट के जरिए आपको दोनों फीचर्स जो है वो अवेलेबल या एक दोनों फीचर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। उसको हम कहते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है। तो बक बूस्ट कन्वर्टर हम लोग नेक्स्ट लैब में देखेंगे जो आपकी बेसिकली मिड टर्म के बाद होगी लैब। नेक्स्ट वीक जो है वो क्लास नहीं होगी क्योंकि मिड टर्म वीक है, मिड टर्म वीक में लैब्स नहीं होती। तो अब आपकी जो है हमारी मुलाकात जो है वो 2 हफ्ते के बाद होगी। ठीक है। तो मिड टर्म वीक से पहले पहले आप लोग ये कि हमारी जो है लैब्स 8 लैब्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं सक्सेसफुली। ठीक है जी। उसमें से कुछ लैब्स जो है वो मुझे हार्डवेयर में करवानी है, बट वो इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो उस वक्त जो है हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये देखा था भाई प्रीवियस लैब में बक कन्वर्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर है जिसका पर्पस ये होता है कि इनपुट डीसी वोल्टेजेस को रिड्यूस करना या उसको कम करना। ठीक है। बक का लफ्जी मायने होता ही है कि आप किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बकिंग इफेक्ट। ठीक है जी। और ये चीज़ थी जहां अगर आपको याद हो हमने 20 वोल्ट्स दिया था इनपुट पर और आउटपुट जो है वो हमारा अराउंड 12 वोल्ट्स तक पहुंच रहा था। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो बक कन्वर्टर में हम लोगों ने पढ़ ली थी। हमने ये देखा था कि भाई इनपुट आउटपुट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आउटपुट इक्वेशन वी आउट बराबर थी ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय वी इन, जिससे हमने ये बात जो है इस बात को हमने परसीव किया था कि जो स्क्वायर पल्स हम लोगों ने मॉसफेट की गेट पर अप्लाई की हुई है उसकी गेट पल्स की ड्यूटी साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज प्लेइंग ए क्रूशल रोल इन डिटरमिनिंग द आउटपुट वोल्टेज मैग्नीट्यूड। ठीक है। अगर मेरे पास ड्यूटी साइकिल जो है ज़्यादा होगी, ज़्यादा से मुराद ये है कि 100% के करीब करीब वही होगी, एट दैट मोमेंट माई इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस विल बी एग्जैक्टली द सेम। अगर मेरे पास ड्यूटी साइकिल कम है इसका मतलब ये कि मेरा आउटपुट जो है वो ज़्यादा बक्ड है या आउटपुट मेरा ज़्यादा रिड्यूस्ड है। इसका मतलब ये कि ड्यूटी साइकिल जितनी कम होगी उतना मेरा आउटपुट वोल्टेज कम होगा और वाइस वर्सा ड्यूटी साइकिल जितनी ज़्यादा होगी उतना मेरा आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा या लेस बक्ड होगा। सही है। तो ये बात बेसिकली हम लोगों ने बक कन्वर्टर के अंदर जो है बखूबी जो है वो स्टडी कर ली थी। इसके बाद जो है कुछ कैलकुलेशन वगैरह थी जिसकी हेल्प से हम लोगों ने आउटपुट लोड रेजिस्टेंस निकाली थी, हम लोगों ने इंडक्टेंस निकाली थी, हम लोगों ने कैपेसिटेंस वगैरह जो है वो कंप्यूट की थी। ठीक है। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस जो उस लैब के अंदर जो है ऑलरेडी जो है कुछ अजम्पशंस थी जिसकी हेल्प से हम लोगों ने आर एल और सी की वैल्यूज जो है वो कंप्यूट की थी। सही है। अच्छा अब इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्टर है उसको हम कहते हैं बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है। बूस्ट कन्वर्टर जिस तरीके से इसका नाम आपको बता रहा है, बूस्ट कन्वर्टर is specifically designed to increase the input voltage, thus the output voltage is always greater than the input voltage। सही है। तो बूस्ट कन्वर्टर के केस में क्या होगा, बूस्ट कन्वर्टर जैसे इसका नाम है कि ये डीसी वोल्टेजेस को बूस्ट करता है। अगर मैं उसको एक सर्टेन फर्स्ट करें मैं 10 वोल्ट्स दे रहा हूँ सो माय आउटपुट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड या इक्वल टू 10 वोल्ट्स। आ रही बात समझ, मतलब लेस नहीं होगा, हमेशा 10 वोल्ट से ज्यादा होगा या एक पॉइंट पे 10 वोल्ट भी हो सकता है अगर मैं ड्यूटी साइकिल को उस लिहाज से जो है वो चेंज करूं। अच्छा अब क्योंकि बक और बूस्ट ये दोनों बिल्कुल एक ऑपोजिट कह सकते हैं कि फिनोमिना है। बक का मतलब है डिक्रीज करना, बूस्ट का मतलब है इंक्रीज करना। सही है। तो इनके जो सर्किट्स हैं उनमें भी कुछ फर्क आ रहा है। ठीक है। सर्किट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली इनपुट आउटपुट बेसिकली दोनों सर्किट से अगर मैं बात करूं बक और बूस्ट की तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। जमीन आसमान का फर्क है, क्या फर्क है, वो सारी चीजें जो है वो हम इन डिटेल जो है वो इस लैब में डिस्कस करेंगे। अच्छा
इस उस चीज को डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक ही चीज होती है कि मैंने आपको बताया था कि भाई जहां मेरे पास वोल्टेजेस जो है, बेसिकली वोल्टेज और करंट का जो है एक इनवर्स फिनोमेना होता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर अगर मेरे पास वोल्टेजेस को स्टेप अप कर रहा है तो मेरे पास उस जगह जो है वो करंट कम होता है। अगर वाइस वर्सा, अगर मेरे पास वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है तो मेरे पास करंट जो है वो स्टेप अप हो रहा होता है। सही है। इसी तरीके से जब बक कन्वर्टर की हम बात करें तो बक कन्वर्टर में क्योंकि मेरा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम था, बट आउटपुट करंट मेरे पास इनपुट करंट से ज्यादा था, तो इसीलिए इसी तरीके से अगर हम बात करें बूस्ट कन्वर्टर की, जहां मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इनपुट वोल्टेज, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास जो आउटपुट करंट होगा वो एज कम्पेयर टू इनपुट करंट जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जहां वोल्टेजेस बूस्ट हो रहे होते हैं वहां करंट बक हो रहा होता है, और वाइस वर्सा जहां मेरे पास वोल्टेज बक हो रहा होता है वहां मेरे पास करंट बूस्ट हो रहा होता है। बट जो कन्वर्टर्स के नाम है, कन्वर्टर्स के जो बेसिकली नाम दिए गए वो किसको देखते हुए दिए गए? वो करंट को देखते हुए नहीं दिए गए, वो देखते हुए दिए गए कि भाई वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क आ रहा है। जिस तरीके से ट्रांसफार्मर या तो स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट वोल्टेज, कि आउटपुट वोल्टेज प्राइम जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा है या कम है। ठीक है, वी नेवर कंसीडर द प्राइमरी करंट या सेकेंडरी करंट, क्योंकि हमें वोल्टेजेस जो है वो बेसिकली ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें तो ये एक मैं आपको बेसिकली सिंपल सा ओवरव्यू दे दिया कि भाई बूस्ट कन्वर्टर किस तरीके से काम करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है अगर आप गौर से देखें, अब हम इस सर्किट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली मेरे पास बूस्ट कन्वर्टर की एक सिंपल सी सर्किट डायग्राम के बारे में। अच्छा, अजान हो रही है, जरा 2 मिनट हम वेट करते हैं, पहले अजान हो जाए फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ये बूस्ट कन्वर्टर का आपके सामने एक सर्किट गिवन है। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो थोड़ा सा रिकॉल कराऊं मैं, तो हम लोगों ने इसी तरीके से एक सर्किट देखा था जहां मेरे पास जो जो बेसिकली बक कन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी हमने इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स जो है वो बखूबी जो है वो स्टडी की थी, और कुछ हम लोगों ने अजम्पशंस वगैरह की थी, कुछ हम लोगों ने कैलकुलेशंस की थी, और हमारे पास जिस तरीके से वेव फॉर्म मैंने आपके सामने शो की थी बिल्कुल वैसी ही वेव फॉर्म हमने अपने प्रोटियस के ऑसिलोस्कोप पर भी ऑब्जर्व की थी। तो हमने ये बात डिसाइड की थी कि भाई हमने जो भी चीज़ एनालाइज की है वो सही डायरेक्शन में हम लोग एनालाइज कर रहे थे। पहली बात ये कि मॉसफेट जब भी मॉसफेट को हम लोग एज अ स्विच यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, मॉसफेट के मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती हैं। मॉसफेट को हम एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, मॉसफेट को एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। जब मॉसफेट को एज अ स्विच यूज कर रहे होते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मॉसफेट की दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जब वो एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज हो रहा होता है। दो कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी हैं? मॉसफेट या तो हाई साइड स्विच की तरह काम कर रहा होता है, या मॉसफेट एज अ लो साइड स्विच की तरह काम कर रहा होता है। अगर थोड़ा सा रिकॉल करें हाई साइड स्विच के केस में, अच्छा पहली बात ये है कि मॉसफेट के 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, और नॉर्मली कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो सोर्स है वो नॉर्मली ग्राउंडेड होती है। अगर सोर्स टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंडेड है और सोर्स और ग्राउंड के दरमियान कोई भी लोड या लोड का बैंक नहीं आ रहा, सो इन दैट केस हमारे पास मॉसफेट एज अ लो साइड स्विच जो है वो काम कर रहा होता है। हाई साइड स्विच की एग्जांपल ये है कि मेरे पास सोर्स जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड नहीं होती, बट सोर्स और ग्राउंड के दरमियान एक लोड बैंक एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली जब हम लोग बात कर रहे थे बक कन्वर्टर की, तो वहां पर हम लोग मॉसफेट को एज अ हाई साइड स्विच यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंडक्टर और जो रेजिस्टर लगा हुआ था दैट वाज कनेक्टेड बिटवीन सोर्स एंड ग्राउंड। The source terminal was not directly grounded, but a load bank existed between the source and the ground terminal. But अगर हम इस केस की बात करें जहां हमारे पास एक बूस्ट कन्वर्टर सर्किट आपके सामने हमने शो किया हुआ है, तो इस बूस्ट कन्वर्टर सर्किट, क्योंकि ये हमने अभी बात की कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है एज कंपेयर टू बक कन्वर्टर। अगर बक कन्वर्टर एज अ हाई साइड स्विच यूज हो रहा है,
तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो बूस्ट कन्वर्टर है वो एज अ लो साइड स्विच यूज हो रहा है। लो साइड स्विच से क्या मुराद है? लो साइड स्विच से मुराद ये है कि हमारे पास जो सोर्स टर्मिनल है, इन दिस केस इट इज डायरेक्टली ग्राउंडेड। ठीक है, सोर्स और ग्राउंड के दरमियान कोई भी लोड बैंक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सोर्स जो है वो डायरेक्टली जाके ग्राउंड पर कनेक्ट हो रही है, बट हमारे पास जो लोड है वो कनेक्टेड है बिटवीन ड्रेन एंड ग्राउंड। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को हम कहते हैं कि दिस मॉसफेट इज बीइंग यूज्ड एज अ लो साइड स्विच। समझ आ रही है? अच्छा, क्योंकि हम मॉसफेट को एज अ लो साइड स्विच यूज कर रहे हैं, तो जब मैं इसको बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर या बूट स्ट्रैपिंग इफेक्ट के लिए मॉसफेट ड्राइवर आईसी यूज करूंगा, IR2101। सो अब इस केस के अंदर हमारे पास अगर आपको याद हो तो मॉसफेट ड्राइवर आईसी जो हमारे पास यहाँ पर बनी हुई होगी, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो है एच इन है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका एच आउट है। एच इन मीन्स हाई इनपुट, एच आउट मीन्स हाई आउटपुट। एल इन मीन्स लो इनपुट, एल आउट मीन्स लो आउटपुट। सही है। अब क्योंकि हम मॉसफेट को एज अ लो साइड स्विच यूज कर रहे हैं, तो अगर आप गौर से देखेंगे मैंने बेसिकली बक कन्वर्टर की एक सर्किट डायग्राम आपके सामने बनाई हुई है। तो इसके अंदर मैंने हाई एच इन और एच आउट को अनडिसकनेक्टेड, मतलब इसको मैंने ऐसी फ्लोटिंग छोड़ा हुआ है। मैंने इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं किए हुए। मैंने जो कनेक्शन किए हैं वो किए हुए एल इन में और एल आउट में। तो पहली बात तो ये समझने की है कि हमारे पास जिस कॉन्फ़िगरेशन में आप मॉसफेट को यूज कर रहे हैं, तो आप जब मॉसफेट ड्राइवर आईसी यूज करेंगे उसको उसी कॉन्फ़िगरेशन या उसी पिंस के हवाले से आप उस चीज को गेटिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे। अगर हाई साइड स्विच की तरह यूज कर रहे हैं सो वी विल यूज एच इन एंड एच आउट। अगर हम लो साइड स्विच की तरह यूज कर रहे हैं सो वी विल टेक एल इन एंड एल आउट। जी उसामा मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हमारे पास ये कुछ आपको समझाने वाली बात थी। अच्छा, अब इस सर्किट डायग्राम को अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो मॉसफेट है। मॉसफेट को हम लोग यूज करेंगे एज अ स्विचिंग एलिमेंट। ठीक है, स्विच के हमारे पास दो स्प्लिट्स होते हैं, या तो स्विच मेरे पास ऑन होता है या मेरे पास स्विच जो है वो ऑफ होता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक इनपुट वोल्टेज जिसको हमने लेबल किया हुआ है वी इन से। ठीक है जी, इसको हम VDD भी कह सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो है एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। बट कैपेसिटर इनिशियली नहीं होता। कैपेसिटर क्यों होता है? क्योंकि हमें आउटपुट जो डीसी वोल्टेज आ रहा है दैट इज नॉट अ प्योर डीसी लाइन। ठीक है, अगर हम बात करें डीसी वोल्टेजेस की तो हमारी अजम्पशन यही होती है कि डीसी वोल्टेज का जैसे ही मैं नाम लूं तो मेरे पास एक परफेक्ट स्मूथ स्ट्रेट लाइन आ रही है। बट रियल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। हमारे पास डीसी जो है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, कुछ वेरिएशंस आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मॉसफेट है, मॉसफेट की दो, क्योंकि जो हमारे पास जो मॉसफेट की गेट है उस गेट के उस पल्स की दो स्टेट्स है, राइजिंग एज, फॉलिंग एज। तो राइजिंग एज, फॉलिंग एज दोनों में हमारे पास सर्किट का बिहेवियर डिफरेंट आ रहा है, जिसकी बदौलत मेरा आउटपुट जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है उसके अंदर एक प्योर डीसी लाइन नहीं है, बट कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस, रिपल्स या वेरिएशंस आ रही हैं। उन रिपल्स को खत्म करने के लिए हमने एक पैरेलल में कैपेसिटर लगाया होता है। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग सर्किट में अज्यूम भी कर रहे होते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर नहीं है, बट अगर हमें इस आउटपुट को फिल्टर आउट करना है, आउटपुट को स्मूथ करना है, आउटपुट के रिपल्स को खत्म करना है, तो देन वी विल यूज अ कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर गौर से देखें हमारे पास जो गेटिंग पल्स होती है, मैं इस पे आ जाऊं। गेटिंग पल्स की हमारे पास क्या होती है? दो स्टेट्स होती है। कौन कौन सी होती है? एक हमारे पास होती है राइजिंग एज और एक मेरे पास होती है फॉलिंग एज। राइजिंग एज जो होती है वहां पर हमारे पास जो है लॉजिकल 1 होता है, जबकि जो फॉलिंग एज होती है वहाँ हमारे पास लॉजिकल 0 होती है। और जहाँ लॉजिकल 1 होगा वहाँ मेरे पास मॉसफेट जो है वो कंडक्ट करेगा एंड इट विल एक्ट एज अ क्लोज पाथ, और वाइस वर्सा जहाँ मेरे पास फॉलिंग एज आ रही है वहाँ पर मेरा मॉसफेट एज अ ओपन पाथ एक्ट करेगा और वहाँ पर मेरे पास कोई कंडक्शन नहीं होगी। और वो क्योंकि वो जब जो भी पाथ ओपन होता है वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और करंट कभी भी ऐसे पाथ को चूज नहीं करता जहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। ठीक है जी। अच्छा, गेटिंग पल्स की अगर हम बात करें तो गेटिंग पल्स के अंदर हमारे पास दो टाइम होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑन टाइम और एक हमारे पास होता है ऑफ टाइम। ऑन टाइम और ऑफ टाइम का जो सम है, जो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये मेरे पास एक बेसिकली फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं TS, जिसको हम कहते हैं कि टाइम पीरियड और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन होल साइकिल। क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर पल्स आ रही होती है इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल से क्या मुराद है कि फॉर इक्वल इंस्टेंट ऑफ टाइम या इक्वल इंस्टेंट ऑफ टाइम स्पैन ये अपने आप को रिपीट कर रही होती है।
समझ आ रही है बात? जो अगर कोई सिग्नल ए पीरियोडिक है तो ए पीरियोडिक का मतलब ये है कि उसका टाइम स्पैन फिर इक्वल नहीं है। अगर फर्ज करो कि एक साइकिल उसकी टीएस में कंप्लीट हो रही है तो हो सकता है अगली साइकिल जो है वो हाफ टीएस में कंप्लीट हो रही हो या क्वार्टर टीएस में कंप्लीट हो रही हो, ठीक है। बट हमारे जो हमने जो सिग्नल अप्लाई किया है मॉसफेट के गेट में, इट इज अ कंप्लीटली पीरियोडिक सिग्नल। और पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जिसकी सारी की सारी साइकिल्स जो सिग्नल के अंदर मौजूद है उन सब का टाइम पीरियड जो है वो बराबर हो। सही है जी। अच्छा, अगर हम बात करें ड्यूटी साइकिल, तो ड्यूटी साइकिल आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फिनोमेना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप है जो बेसिकली ये बता रहा होता है कि कितने टाइम के लिए या कितनी परसेंटेज आपका जो टाइम है ओवरऑल टाइम उसमें से ऑन टाइम कितना परसेंटेज जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर में आता है ऑन टाइम, डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल टाइम। और टोटल टाइम क्या होता है? टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो यहाँ से अगर हम टी ऑन को सब्जेक्ट बनाए तो वो मेरे पास क्या होता है? डी मल्टीप्लाई बाय टी एस। टी एस को मैं कुछ भी नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया डी से। सही है। इसी तरीके से अगर मुझे ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो ऑफ टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस टर्म्स में? तो मैंने कहा कि भाई जो टोटल टाइम है टी एस वो दो चीजों का सम है। क्या कौन कौन सी चीजों का? ऑन टाइम का और ऑफ टाइम का। ऑन टाइम की जगह हमने रिप्लेस कर दिया डी मल्टीप्लाई बाय टी एस। और फिर मैंने क्या किया? टी ऑफ को सब्जेक्ट बनाया, इस चीज को उधर ले गया और इसको मैंने जब कॉमन वॉमन किया, सारा कुछ किया, तो हमारे पास जो ऑफ टाइम का फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1 माइनस डी इंटू टी एस। ऑन टाइम का फॉर्मूला ये रहा, ऑफ टाइम का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है जी। अब आ जाएं इस सर्किट की वर्किंग के ऊपर। अच्छा, गौर से देखें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मॉसफेट की गेटिंग पल्स जो है, जो पहली चीज आई वो आई एक राइजिंग एज, ठीक है जी। अच्छा, राइजिंग एज आई, उस राइजिंग एज ने क्या किया? इस मॉसफेट को पावर अप किया। मॉसफेट जो है वो क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। मॉसफेट जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर दिया। जब मॉसफेट कंडक्ट करता है तो मॉसफेट का पाथ क्लोज हो गया और इसके बाद क्या होगा? मेरे पास करंट जो है उसको करंट को फ्लो करने का एक रास्ता मिल गया। अच्छा, अगर हम बात करें इस इनपुट वोल्टेज या इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मेरे पास एक करंट फ्लो कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं इनपुट करंट या इंडक्टर करंट, ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे ही इंडक्टर के अंदर से इंडक्टर की जो कॉइल्स हैं उसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा? मेरे पास इंडक्टर का जो करंट है, इंडक्टर के अंदर जो बेसिकली करंट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लैब में भी ये चीज समझाई थी कि हमारे पास दो एक्टिव डिवाइसेस हैं, एक मेरे पास है कैपेसिटर और एक मेरे पास है इंडक्टर। कैपेसिटर का काम ये होता है कि अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए और करंट का काम ये होता है कि अपने अंदर इंडक्टर का काम ये होता है कि अपने अंदर करंट स्टोर करके मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करे। सही है। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पर इस वोल्टेज के, जैसे मेरे पास जो है इंडक्टर के अंदर जो है वो करंट बिल्डअप होना शुरू हो गया। अच्छा, अब अगर आप इधर गौर से देखें तो हमारे पास इस नोड पर आकर दो रास्ते हैं। मेरे पास करंट ऊपर भी आ सकता है, मेरे पास करंट नीचे भी आ सकता है। सही, और दोनों रास्ते फेवरेबल हैं। बट एक फिनोमेना ये होता है कि हमें एक बात ये क्लियर होनी चाहिए बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के करंट की नेचर या करंट की प्रेफरेंस जो है शुरू से यही रही है कि करंट हमेशा एक लो रेजिस्टिव पाथ, एक ऐसा पाथ जिसके अंदर इंपीडेंस कम आ रही होती है, उस पाथ को हमेशा करंट प्रेफर करेगा। सही है। अच्छा, एक और बात ये कि करंट का काम ये होता है कन्वेंशनल करंट का, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट का काम ये होता है कि बैटरी के पॉजिटिव से निकले और बैटरी के नेगेटिव में वापस आ जाए ताकि मेरे पास सर्किट कंप्लीट हो जाए। अब अगर आप गौर से देखें तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऊपर से जाए यहाँ से गुजरता हुआ फिर वापस आए, या वो यहीं से जाए और यहाँ से वापस आ जाए। सो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर मुझे बलोच कॉलोनी से कीट तक का सफर करना है और मेरे पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता मेरे पास ईबीएम कॉजवे का रास्ता है, दूसरा रास्ता मेरे पास इकरा यूनिवर्सिटी वाली रोड का रास्ता है। अब मुझे पता है कि भाई ईबीएम कॉजवे वाला रोड जो है उस पर पानी जो है वो ओवरफ्लो हुआ है, ठीक है। तो मैं कौन सा रास्ता चूज करूंगा? मैं ऐसा रास्ता चूज करूंगा जहां मेरी गाड़ी को या मेरी सवारी को कम से कम ऑपोजिशन या कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर हो या कम से कम ट्रैफिक मुझे मिले रास्ते में। सही है। अगर जिस जगह से रोड ओवरफ्लो हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि उस जगह मुझे ट्रैफिक मिलने वाला है, और अगर ट्रैफिक मिल रहा है तो मेरी गाड़ी का जो एक फ्लो है, जो गाड़ी की स्पीड है, उसको रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन ऑफर होगी। तो ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैं उस पाथ को ज्यादा प्रेफर करूंगा जहां पर ट्रैफिक स्मूथली फ्लो कर रहा है और मेरी गाड़ी को रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रही। सही है। तो इसीलिए
जब मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही होगी या मेरे पास राइजिंग एज आ रहा होगा, तो उस वक्त मेरा करंट जो है वो इस लूप के अंदर घूमता रहेगा। ये चीज समझ आई है? जब मेरी राइजिंग एज आ रही होगी जिसकी वजह से मेरा मॉसफेट जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा, तो मेरे पास करंट जो है वो इस लूप के अंदर घूमता रहेगा, सिर्फ इस लूप के अंदर, अभी आउटपुट में नहीं जा रहा। ये चीज समझ आई है? जी सर क्लियर है। अच्छा, अगर आउटपुट पर कोई करंट नहीं जा रहा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल कह रहा हूँ, जब राइजिंग एज आ रही है और सारा का सारा करंट इसी लूप में फ्लो कर रहा है और आउटपुट कोई करंट नहीं जा रहा, तो आपका क्या ख्याल है कि जब पॉजिटिव या राइजिंग एज आई भी होगी और मॉसफेट कंडक्ट कर रहा होगा, क्या उस वक्त आउटपुट पर कोई वोल्टेज अपीयर करेगा? मुश्किल है सर, मुझे नहीं लगता। नहीं सर, नहीं करेगा। ग्राउंड क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट पर वोल्टेज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और फिनोमेना ये है कि हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। अगर आउटपुट पर कोई करंट ही नहीं आ रहा तो मेरा आई क्या हो गया, 0। तो मेरी रेजिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, 0 इंटू आर विल ऑलवेज गिव मी 0 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा मॉसफेट जो है उसकी गेट पल्स की राइजिंग एज या राइजिंग एज स्टेट आई भी होगी, सो एट दैट मोमेंट मेरे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम या बिल्कुल नेग्लिजिबल सा होगा। ठीक है जी। और इंडक्टर करंट जो है बेसिकली बिल्डअप हो गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेट की। सेकंड स्टेट कौन सी है कि अब मेरे मॉसफेट की जो गेट पल्स है वो राइजिंग एज गुजर गई, अब नेक्स्ट मेरे पास आ गई फॉलिंग एज। जब मॉसफेट पर फॉलिंग एज आती है तो ये बात तो हमें मतलब 100% पता है कि जब फॉलिंग एज आएगी ना, तो उस वक्त मेरा मॉसफेट कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मॉसफेट एज अ स्विच एक्ट कर रहा है। स्विच की दो स्टेट्स होती हैं, या तो स्विच कंडक्ट करता है या स्विच मेरे पास कंडक्ट नहीं करता। तो जब फॉलिंग एज आएगा, सो इट इज वेरी क्लियर कि मेरे पास जो मॉसफेट है वो कंडक्ट नहीं करेगा और एज अ क्लोज स्विच या एज अ क्लोज कह रहा हूँ, एज अ ओपन पार्ट जो है वो एक्ट कर रहा होगा। ठीक है भाई। अब जब ये पाथ ओपन हो गया तो अब जाहिर सी बात है मेरे पास जो करंट है अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, अब मैं जो इकरा यूनिवर्सिटी वाली रोड थी वो बंद हो गई या टूट गई। अब इकरा यूनिवर्सिटी वाली रोड टूट गई तो ट्रैफिक तो वहां से गुजर ही नहीं सकता। अब ट्रैफिक को गुजरना ईबीएम कॉजवे से ही है, चाहे वहां पर कितना भी पानी हो, चाहे वहां पर कितना भी ट्रैफिक हो, चाहे वहां पर कितने ही मसले हो, अब मुझे कीट पहुंचने के लिए यही रास्ता चूज करना है। सही है। अब मेरे पास जो ऑल्टरनेट रास्ता था जहां पर मेरे पास कम रेजिस्टेंस थी, वो उस पाथ पर अब इतनी रेजिस्टेंस आ गई, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आ गई कि अब मेरा गुजरना वहां से महाल हो गया। अब क्योंकि मेरे पास यही रास्ता बचा है और इस रास्ते की इम्पीडेंस एज कंपेयर टू एन ओपन सर्किट कम है, सो करंट विल चूज दिस पाथ। क्यों? क्योंकि जो ओपन सर्किट होता है उसकी खुसूसियत या उसकी कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि उसकी इम्पीडेंस या उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मींस अ वेरी 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 लार्ज वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है करंट तो कभी भी इस रास्ते को चूज नहीं करेगा, क्योंकि इस रास्ते की इम्पीडेंस एज कंपेयर टू एन ओपन सर्किट कम है। सो इट इज द प्रॉपर्टी या प्रेफरेंस ऑफ करंट टू ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टेंस पाथ। अगर उसके पास दो रास्ते हैं तो करंट देखेगा कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते को मुझे चूज करना है, किस रास्ते को मुझे निग्लेक्ट करना है। तो ये करंट के अंदर मतलब बेसिकली एक कह सकते हैं कि खसूसियत होती है इसकी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास इंडक्टर कॉइल्स में जितना भी करंट स्टोर हुआ था, जितना भी करंट बिल्डअप हुआ था, अब वो आहिस्ता 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 रिलीज होगा। और किस रास्ते रिलीज होगा, अब वो इस रास्ते रिलीज होगा डायोड के जरिए, क्योंकि डायोड ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस्ड है। तो मेरे पास मतलब ये पाथ तो शॉर्ट हो गया और अब मेरे पास जितना भी करंट है वो रजिस्टर के जरिए जा रहा होगा। अब मेरे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी मेरे पास शो हो रहा होगा और आउटपुट वोल्टेज के अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन है, कुछ ना कुछ बिल्डअप जो है वो मुझे शो करेगा। सही है जी। तो ये बेसिकली अगर मैं इस सारी बातों को, इस जो मैंने आपके सामने कही है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ पेंट, ताकि आपको एक बेसिकली एक ओवरव्यू मिल जाए कि भाई किस तरीके से हमारे पास चीजें आएंगी, तो मैं पहले एक्सिस स्केच करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मेरा पहला एक्सिस है। अच्छा मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा, मैं छोटा सा ही बनाऊंगा ताकि ये क्या एक एक साइकिल जो है वो काफी रहेगी समझने के लिए। ठीक है जी, ये मैंने 3 एक्स एक्सिस बना दिए और वाई एक्सिस अभी बेसिकली मैं
अज्यूम करूँगा कॉमन ही है, ठीक है जी। पहले हम लोग स्केच करते हैं जो स्क्वायर पल्स या जो बेसिकली जो जिस पल्स से मुझे अपनी मॉसफेट के गेट को एनर्जाइज करना है या मॉसफेट को कंडक्ट करवाना है इन अदर टर्म्स। ठीक है, ये इसकी राइजिंग एज बन गई और ये एक मिनट, ये इसकी राइजिंग एज बन गई और ये इसकी फॉलिंग एज बन गई। ठीक है जी, तो ये मैं अभी एक ही साइकिल बना रहा हूँ क्योंकि वो सारे साइकिल्स में रिपीट करेगा अपना बिहेवियर, तो हम एक ही बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास जो है इसको मैं लेबल कर दूं, दिस इज माय गेट पल्स टू एनर्जाइज दी मॉसफेट। ठीक है, और मॉसफेट जो है वो बेसिकली क्या है, लो साइड स्विच में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, अब आपको ड्रॉ करना है इंडक्टर करंट या इंडक्टर के कॉइल्स में जो करंट बिल्डअप हो रहा है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इंडक्टर करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑरेंज कलर से। ठीक है, अच्छा अब इसको गौर से देखिएगा मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसको जो है हम लोग इरेज भी थोड़ा सा करते हैं ताकि हमें इसको आधा शो करना है। ये बेसिकली इंडक्टर करंट जो है वो राइज कर रहा है और जब फॉलिंग एज आएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा इंडक्टर करंट है वो क्या होगा, वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। सही है जी। इसको मैंने यहाँ पे स्केच किया ऐसे और इसको मैं नीचे खींच के ले गया यूं करके। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें यहाँ से। तो ये बेसिकली जो है आपका फिनोमेना, दिस इज इंडक्टर करंट राइजिंग एंड दिस इज इंडक्टर करंट फॉलिंग। ठीक है जी। तो ये इसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ ताकि ये आपको समझ में, जब आप इसके लेक्चर वगैरह देखें तो आपको ये समझ आ जाए कि दिस इज वेरिएशंस इन इंडक्टर करंट। और इंडक्टर करंट जो है बेसिकली वो हम कह सकते हैं कि भाई वो मेरे पास इनपुट करंट के बराबर ही है। किसके बराबर है, इनपुट करंट। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास इंडक्टर करंट की आ गया। अब मुझे ड्रॉ करना है आउटपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ड्रॉप हो रहा है उसकी वेव फॉर्म भी मुझे ड्रॉ करनी है। उसको मैं शो करता हूँ रेड से। ठीक है जी। अच्छा, जब मेरे पास राइजिंग एज आ रहा है और सारा का सारा करंट उस लूप में फ्लो कर रहा है और आउटपुट वाले लूप में कोई करंट नहीं जा रहा, तो हमने ये बात कही थी कि आउटपुट पर उसका कोई वोल्टेज नहीं आ रहा होगा या 0 वोल्ट्स आ रहा होगा। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने बना दिया 0 वोल्ट्स। ठीक है जी, यहां तक तो 0 वोल्ट्स है। अच्छा, अब क्या होगा, जब मेरे पास इंडक्टर करंट जो है वो आहिस्ता 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 जो है अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है, और जब इंडक्टर करंट अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये करंट कहाँ जा रहा होगा, आउटपुट वाले लूप में जा रहा होगा। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आउटपुट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि अगर इनपुट करंट डिक्रीज हो रहा है तो आउटपुट करंट क्या हो रहा होगा, आउटपुट करंट इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर आउटपुट करंट इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता तो V इक्वल्स टू आई आर, आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा होगा, कीपिंग इन माइंड दैट द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। सही है। अब मैं ड्रॉ करता हूं आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म। अच्छा, वो हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये मेरे पास एकदम से वोल्टेज इस तरीके से राइज करेगा। ठीक है, और फिर अपने आप को ये फॉल भी कराएगा, तो इसके अंदर दोनों प्रोफाइल्स आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास जब फॉल करेगा, थोड़ा सा मैं एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ आए। उसने फॉल किया,
और फिर 0। ठीक है जी। तो ये वेव फॉर्म जो है ये आपकी आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है, और क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल टू इम्प्रूव और रिड्यूस द रिपल कंटेंट। ठीक है जी। तो रिपल कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए हम आउटपुट के अंदर जो है बेसिकली पैरेलल में कैपेसिटर लगा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो है आपके पास इसकी वोल्टेज की जो बेसिकली सर्किट की वर्किंग थी वो एक्सप्लेन कर दी गई है आपको। अच्छा सर? अब आ जाए। सर जी जी बोले। ये आपने जो वोल्टेज का आउटपुट बनाया ये कैपेसिटर लगाने के बाद का आउटपुट है? नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटर अभी तो लगाया ही नहीं है। कैपेसिटर अच्छा, लगाऊंगा नहीं तो लगाया। बहुत बेहतर हो जाएगा ये। अभी तो विदाउट कैपेसिटर बनाया सिर्फ मैंने। कैपेसिटर तो बेसिकली आपको पता है कि वो राइजिंग टाइम और फॉलिंग टाइम आता है उसके अंदर, और उससे बेसिकली इस वेव के अंदर इंप्रूवमेंट्स आती हैं, तो हम वो भी करके देखेंगे। आप परेशान नहीं हो। हम लोग पहले विदाउट कैपेसिटर वेव फॉर्म चेक करेंगे, उसके बाद जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर है वो मतलब अटैच करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे आउटपुट वेव फॉर्म पे क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, तो अभी परेशान मत हो आप उस बारे में। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो जिस तरीके से बक कन्वर्टर की इनपुट आउटपुट वोल्टेज की एक सर्टेन रिलेशनशिप थी, इसी तरीके से बूस्ट कन्वर्टर के अंदर भी इनपुट आउटपुट वोल्टेज की एक सर्टेन रिलेशनशिप होती है। सही है। अगर आप गौर से देखें तो आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मूला गिवन है जो है बेसिकली वी आउट बराबर है, अब ड्यूटी साइकिल डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो रही क्योंकि वो बक कन्वर्टर वाला केस था। अब है वी आउट बराबर है 1/1 माइनस ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय वी एन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरा इनपुट वोल्टेज है 10 वोल्ट्स। ठीक है। अच्छा, और मैंने जो स्क्वायर पल्स अप्लाई की है 50 किलोहर्ट्ज की स्क्वायर पल्स है, और इसकी ड्यूटी साइकिल मैं रखता हूँ 50%। अच्छा, अगर ड्यूटी साइकिल मैंने रखी 50% तो वो बेसिकली बराबर है 0.5 के। तो 1/1 माइनस 0.5 कितना होता है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय वी एन, तो वी एन कितना था? 10 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ड्यूटी साइकिल रखी है 50% और इनपुट मेरा फर्ज करें 10 वोल्ट्स है, तो उस केस में मेरा आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा होगा? आउटपुट वोल्टेज मेरा आ रहा होगा 20 वोल्ट्स। आ रही बात समझ? तो ये बेसिकली पहला डिफरेंस आपने देखा कि वहां पर जो फॉर्मूला था वो था वी आउट बराबर है ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय वी एन। यहाँ पर है वी आउट बराबर है 1/1 माइनस ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय वी एन। सही है जी। अच्छा, अब हमें चाहिए, हमें आउटपुट लोड रेजिस्टर की वैल्यू चाहिए, हमें कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए, और हमें इंडक्टर की वैल्यू चाहिए। साथ साथ हम इनपुट आउटपुट करंट्स की भी कुछ लिमिटेशंस वगैरह सेट करेंगे जो हमें बेसिकली रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को निकालने में हेल्प करेंगे। अच्छा, पहली बात ये कि इसने ये कहा कि भाई अज्यूम इसने ये किया कि उसने इनपुट वोल्टेज दिया 8 वोल्ट्स, उसने कहा कि आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट्स मुझे लेकर आना है। अगर इनपुट वोल्टेज आप 8 वोल्ट्स अप्लाई कर रहे हैं और आप चाह रहे हो कि आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट्स आए, तो उस केस के लिए आपको ड्यूटी साइकिल इसने यहाँ से कैलकुलेट की, तो ड्यूटी साइकिल आपको कितनी रखनी पड़ेगी? 33.33%। अगर 33.33% रखेंगे तो आपका इनपुट जो 8 वोल्ट्स है वो 12 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी। सही है जी। अच्छा, अब आ जाए, उसने कहा कि अगर आपके ये चीज तो यहाँ तक क्लियर हो गई। कह रहे हैं जो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है आर आउट, उसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि सिंपल ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो आर आउट बराबर है वी अपॉन आई, वी आउट अपॉन आई आउट। इसने यहाँ पर अजम्पशन शुरू कर दी, अज्यूम ये किया कि आउटपुट करंट जो है वो 500 मिली एम्पेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। सही है। इसने कहा कि मेरे पास जो भी मेरे पास जो अपना वो आ रहा है आउटपुट करंट है वो 500 मिली एम्पेयर से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज था 12 वोल्ट्स, आउटपुट करंट है 500 मिली एम्पेयर। सो इस लिहाज से इसने आर आउट जो है वो कंप्यूट कर ली वी अपॉन आई। V is 12 volts, I is 500 milliamperes। तो यहाँ से जो इसने आर आउट निकाली वो निकाली 24 ohms। सही है जी। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि क्योंकि जो आपका डायोड है, अगर आप गौर से देखें, अगर मैं कैपेसिटर को हटा दूं, तो अगर मैं कैपेसिटर को थोड़ी देर के लिए अज्यूम करूंगा कैपेसिटर सर्किट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा डायोड और मेरा रेजिस्टर आपस में सीरीज सर्किट है। अगर ये बात आपस में सीरीज में, सो ये बात वेरी ऑब्वियस है कि जो करंट डायोड का होगा वही करंट किसका होगा?
आउटपुट का होगा। सही है जी। तो इसने ये बात यहाँ पर लिख भी दी है आपके लिए कि आई आउट बराबर है आई डी के, आई डी इज डायोड करंट। और इनपुट आउटपुट करंट का क्या रिलेशनशिप है, उसने कहा कि आउटपुट करंट बराबर है 1 माइनस डी टाइम्स आई एल। सही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे इनपुट करंट या इंडक्टर करंट निकालना है तो वो कैसे आएगा। अच्छा उसको हम चेक करते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरा इनपुट करंट था, सॉरी मेरा आउटपुट करंट है 0.5 एम्पियर्स। ठीक है, 0.5 एम्पियर्स मुझे इनपुट करंट निकालना है। उसको मैं डिवाइड करता हूँ 1 माइनस डी, 1 माइनस डी कितना है 0.33। सही है जी। ठीक है जी। इसका जब आंसर मैंने निकाला तो मेरा जो इनपुट करंट है वो आ रहा है 746 या 0.746 एम्पियर। इनपुट करंट 0.746 है, आउटपुट करंट है 500 या 0.5 एम्पियर। दिस मींस कि मेरे पास करंट तो बक हो रहा है। अगर करंट बक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट से ज्यादा होगा। ठीक है। तो जो फिनोमेना मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर वोल्टेज बूस्ट हो रहा है तो करंट बक हो रहा होगा, अगर वोल्टेज बक हो रहा है तो करंट मेरे पास बूस्ट हो रहा होगा। और ये अगर आपको याद हो प्रीवियस जब मैंने आपको बक कन्वर्टर करवाया था तो उसके अंदर इनपुट करंट 300 मिली एम्पियर था, आउटपुट करंट 500 मिली एम्पियर था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर इनपुट करंट 750 मिली एम्पियर है और आउटपुट करंट 500 मिली एम्पियर है। करंट डिक्रीज हो रहा है बट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। सही जी। अच्छा इसके बाद क्या किया इसने, यहाँ से बेसिकली करंट निकाला है। इसने कहा कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपको स्क्वायर पल्स की फ्रीक्वेंसी है वो 50 किलोहर्ट्ज रखेंगे टू डिटरमिन द सूटेबल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। और भाई यहाँ से इसने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूले वगैरह यूज किए उस लिहाज से इसने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कंप्यूट की। तो इंडक्टेंस इसके पास आ रही है 100 माइक्रो हेनरी और कैपेसिटेंस इसके पास आ रही है 1.2 माइक्रो फैराड्स। अगर आप गौर से देखें तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बिल्कुल सेम है जो प्रीवियस सर्किट में आया था। सिर्फ सर्किट के कंपोनेंट्स के थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की है और अरेंजमेंट चेंज करने से मॉसफेट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है और आपकी सर्किट ने एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। देखिए प्रीवियस सर्किट में भी इंडक्टेंस 100 माइक्रो हेनरी थी, कैपेसिटेंस 1.2 माइक्रो फैराड एंड रेजिस्टेंस 24 ओम्स। इस सर्किट में भी बिल्कुल वही चीजें, इंडक्टेंस 100 माइक्रो हेनरी, कैपेसिटेंस 1.2 माइक्रो फैराड, रेजिस्टेंस 24 ओम। सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स के डिफरेंट अरेंजमेंट से, डिफरेंट प्लेसमेंट से मैंने एक ही सर्किट से दो डिफरेंट जो हैं वो कह सकते हैं कि टास्क अचीव करवा लिए। ठीक है, सिर्फ एक ही सर्किट कह रहा हूँ। एक जी बोले। ये 2 डेल आईएल नहीं होना चाहिए? क्या चीज? ये जो एल का और सी का फॉर्मूला है इसमें डिनोमिनेटर में डेल वीसी वी नॉट और डेल एल है, डेल आई है। ये 2 डेल आईएल नहीं था? मैंने इस पे से निकाला है ये। ओके, क्योंकि हमारी जो पावर की बुक है उसमें तो मतलब 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। इसमें देखें, इसमें तो इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, ये देख रही हैं? जी सर। 0.7 देखें और 0.9 देखें। ठीक है, तो अभी मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बुक को रेफर नहीं किया। आप लोग कौन से बुक से पढ़ रहे हैं? हारून राशिद? रॉबर्ट एरिक्सन। रॉबर्ट एरिक्सन। अच्छा चले, मैं हारून राशिद वाली बुक से भी इसको कंफर्म करके फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास तो ये हमारे पास क्या मैं किस बात में मैं कहाँ पे था? मैं ये था कि हमने बेसिकली कंपोनेंट्स की वैल्यूज वगैरह भी सारी वही है, सिर्फ हमने क्या किया कंपोनेंट्स को आगे पीछे प्लेस किया, थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज की। तो हमने क्या किया, उसी चीज से एक नया हमने फ्लेवर जो है वो अचीव कर लिया। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, जो सर्किट आपके लैब में गिवन है, लैब में पूरी चीजें वही हैं। मैंने आपको इसका थोड़ा सा दिखा दूं एक दफा। तो ये आपके पास आउटपुट करंट की वेव फॉर्म है, आउटपुट करंट की वेव फॉर्म जो कि बराबर है आई डायोड या आई आउट। ये वही वेव फॉर्म है जो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आउटपुट करंट की वेव फॉर्म ये, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसकी वेव फॉर्म भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, सिर्फ प्रोफाइल सेम होगी, सिर्फ यहाँ पर जो लेबलिंग आ रही होगी वो डिफरेंट होगी। सही है, ये मेरे पास बेसिकली वही स्क्वायर पल्स है। और इसी तरीके से मेरे पास ये इंडक्टर करंट है, जो हमें वेव फॉर्म्स रिक्वायर्ड थी, मैंने आपको वो इसमें से पिक करके एक्सप्लेन कर दिया। हमें सारी वेव फॉर्म समझने की जरूरत नहीं है,
हमें सिर्फ 3 वेवफॉर्म समझनी है, एक स्क्वायर पल्स की, एक इंडक्टर करंट की वेरिएशन और एक आउटपुट करंट की वेरिएशन जो कि बेसिकली डायोड करंट है, और उसी से हमने आउटपुट वोल्टेज को कंप्यूट किया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर फिर सारी इसने कैलकुलेशन वगैरह गिवन है जो आपने बेसिकली आर एल और सी को कंप्यूट किया, और ये बेसिकली आपका सर्किट डायग्राम है जो बेसिकली बूस्ट कन्वर्टर का स्पेसिफिक सर्किट डायग्राम है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए और हम लोग डायरेक्टली जो है वो सर्किट पे काम कर सकें। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये मेरे पास मॉसफेट है IRF 630, इसको मैंने जो वोल्टेज अभी इनपुट पे गिवन है वो मैंने दिया हुआ है, इसको 8 वोल्ट 6 वोल्ट दिया हुआ है, इसको मैं 8 वोल्ट्स की करता हूँ। इंडक्टेंस मेरे पास 100 माइक्रो हेनरी है, ये मेरे पास डायोड लगा हुआ है, ये मेरे पास रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके पैरेलल में कैपेसिटर है, इसको भी हम रिमूव करते हैं। ये मैंने 2 मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं साथ साथ। अच्छा, ये मेरे पास इसका कॉमन, इस सोर्स को मैंने ग्राउंड किया हुआ है, और जो ये बेसिकली इसकी इस आईसी के कॉमन टर्मिनल से भी कनेक्टेड है। ठीक है, आईसी को मैंने बाइस करने के लिए 15 वोल्ट दिए मैंने, जो बेसिकली आईसी को बाइस कर रहे हैं, और ये वो बेसिकली स्क्वायर पल्स है जो मैंने इसके इनपुट पर गिवन है, जो जिसका टाइम पीरियड जो है वो 1/50 किलोहर्ट्ज। 1/50 किलोहर्ट्ज कितना होता है? 20 माइक्रो सेकेंड। और अभी मैंने जो है वो ड्यूटी साइकिल कितनी सेट की हुई है? 10 माइक्रो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एज रखी है, तो ड्यूटी साइकिल मेरी 50% है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मैं सर्किट को रन करूंगा और चेक करूंगा कि मेरा पहली बात तो ये कि आउटपुट वोल्टेज, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, मेरा आउटपुट वोल्टेज यहाँ है। तो मुझे 2 चीजें चेक करनी है। पहली बात ये चेक करनी है कि क्या मेरा आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये सर्किट बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी चीज चेक ये करनी है कि मेरे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो मेरी लैब मैनुअल में बनी हुई है, क्या वैसी चीज आ रही है, नहीं आ पा रही। ठीक है, याद रखें जो प्रोटियस में आपके पास ऑसिलोस्कोप है, इसकी जो प्रोब्स हैं ये वोल्टेज की प्रोब्स हैं, ये करंट की प्रोब्स नहीं है। तो आपको जो भी वेवफॉर्म नजर आती है ना, वो कभी भी करंट की वो वेवफॉर्म नजर नहीं आएगी, आपको हमेशा वोल्टेज की वेवफॉर्म नजर आती है। एक और बात ये कि आपकी जो लैब्स हैं, जो आपकी जो प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी में जो लैब्स हैं, उनके अंदर भी जो ऑसिलोस्कोप की प्रोब्स हैं वो वोल्टेज की प्रोब्स हैं, वो करंट प्रोब्स नहीं है। ठीक है, करंट आप मेजर कर सकते हैं हाँ मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर के अंदर बेसिकली सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आप करंट निकाल सकते हैं, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज निकाल सकते हैं। बट जो ऑसिलोस्कोप की वेवफॉर्म्स आप देख रहे हैं, कभी भी उसको ये गलती मत कीजिएगा कि वो करंट की वेवफॉर्म, नहीं, करंट की वेवफॉर्म्स नहीं है वो हमेशा वोल्टेज की वेवफॉर्म है। हाँ, अगर आपके पास जिस लोड के अक्रॉस आप वो वोल्टेज देख रहे हो, अगर आपको उस लोड की इंपीडेंस मालूम है या रेजिस्टेंस मालूम है, तो आप I इक्वल्स टू V अपॉन R करके उस वोल्टेज की वेवफॉर्म से वैल्यूज पिक करके उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके उस वोल्टेज की वेवफॉर्म को करंट की वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लाजमी, बट डायरेक्टली कभी भी आपको करंट की वेवफॉर्म नहीं मिलती है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हैं। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ रन। अच्छा, इसको मैंने रन करना शुरू किया। अब ये इनपुट मेरा 8 वोल्ट था, अब ये वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके स्टॉप करता है। अच्छा, इसके बाद मैं एक सवाल आप लोगों से यही पूछूंगा, अभी इसको बढ़ने दें। सवाल मेरा आपसे ये है, मैंने वैसे आपको पहले बताया भी, शायद पता नहीं है या नहीं है। मैंने यहाँ पर 2 वोल्ट मीटर कनेक्ट किए हैं। एक मैंने कनेक्ट किया हुआ DC वोल्ट मीटर जो आपके राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं, जिसके अंदर वैल्यूज वेरी कर रही हैं, और एक आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है AC वोल्ट मीटर जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट जो मुझे वैल्यूज चाहिए वो यूज कर रहा हूँ। यार मैं तो DC इनपुट दे रहा हूँ, DC आउटपुट ले रहा हूँ, तो मैं AC वोल्ट मीटर क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर? क्या वजह आ गई? सर ये कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किया ना, तो उसमें कोई ना कोई वेरिएशन आ रही होगी, उसकी कोई एवरेज बन रही होगी। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इनका जवाब सही है कि आपने, क्योंकि अभी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किया हुआ और आउटपुट वोल्टेज के अंदर भले वो यूनिपोलर सिग्नल है, यूनिपोलर से मुराद ये है कि भले वो एक्सिस के ऊपर है, जीरो एक्सिस के ऊपर है, बट जीरो एक्सिस के ऊपर शर्त डीसी सिग्नल की शर्त ये होती है कि आप डीसी सिग्नल को जो है ना वो एक कांस्टेंट वोल्टेज अगर है तो तब तो आप डीसी वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी हमारे पास जो वेवफॉर्म आ रही होगी उसके अंदर वेरिएशंस होंगी, तभी यहाँ पर डीसी जो डीसी वोल्टमीटर यूज किया हुआ है ये बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम अपने आप को वेरी कर रहा है। अच्छा, एसी वोल्टमीटर, क्योंकि एसी जो मल्टीमीटर्स होते हैं, एसी वोल्टमीटर्स होते हैं, उनकी खसूसियत ये होती है कि वो आरएमएस वैल्यूज शो करते हैं। अच्छा, जो आपका मल्टीमीटर होगा वो कभी भी पीक वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू शो कर रहा होगा। तो अभी जो बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू शो हो रही है वो आरएमएस की जो है वो एसी वैल्यू शो हो रही है, जो जिसको हम अज्यूम ये कर सकते हैं कि एक तरीके से जो है वो हमारे पास डीसी है।
ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम देखते हैं कि भाई वेवफॉर्म कैसे आ रही है, या वेवफॉर्म हमने जो जो हमारा टास्क था वेवफॉर्म का, क्या वो हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप गौर से देखो तो येलो वाली जो है, जो मेरी पहला चैनल है, वो मेरा स्क्वायर पल्स है जो हमने मॉसफेट के गेट पर अप्लाई किया है, और जो सेकंड चैनल है वो मेरा आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आ रही है। ठीक है जी। तो अगर आप गौर से देखो तो बिल्कुल जहां मेरे पास इस पल्स की राइजिंग एज आ रही है, उस वक्त आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। क्यों वोल्टेज नहीं आ रहा? क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर, आउटपुट पे करंट ही नहीं है। जब आउटपुट पे करंट ही नहीं होगा तो 0 इनटू एनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल ऑलवेज गिव यू 0 वोल्टेज। ऐसा क्या मैं ये चेक करता हूँ कि क्या ये एग्जैक्ट 0 है या नहीं है? तो नहीं, एग्जैक्ट कुछ माइनस में वैल्यूज दे रहा है ये। ठीक है, माइनस में है कुछ वैल्यूज, क्योंकि 0 एक्सेस तो बिल्कुल यहाँ पर होता, बल्कि यहाँ पर भी नहीं। एक मिनट रुकिए, इसको जरा जो है मैं इसको सही कर दूँ, सेट कर दूँ, रुको। एक मिनट रुकिए, इसको हम सेट करते हैं। चलिए इसको हम और से देखें तो ये बेसिकली मेरे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म्स आ रही हैं। ये नेगेटिव एक्सेस में क्यों जा रही है इसका मुझे अभी थोड़ा सा पता नहीं है, मैं देख के फिर आपको थोड़ा सा पढ़ के इसको बता सकता हूँ कि नेगेटिव में जाने की इसकी क्या वजह है। बट एक हमारे पास ये चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास जो वोल्टेज की जो वेरिएशन आ रही है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमारे पास हमारे लैब मैनुअल के अंदर बनी हुई है। ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ तकरीबन वैसी ही है, मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसको मैंने स्टीप बना दिया है। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा बनाऊंगा या बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा बनाऊंगा तो ये थोड़ा सा बेहतर जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर पाएगी उस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द चैनल 2 शोज यू द वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस द रेजिस्टर लोड, जो मेरे पास अचीव हो गई। कह रहे हैं नाउ दिस वेव फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड एज इंडक्टर करंट वेव फॉर्म, आउटपुट करंट नहीं, गौर से सुने। कह रहे हैं दिस वेव फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड एज इंडक्टर करंट वेव फॉर्म विद करंट वैल्यू। कैसे डिटरमिन करेंगे? डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग ऑसिलोस्कोप वोल्टेज रीडिंग विद रेजिस्टेंस वैल्यू। यहां तक मैंने किया तो मेरे पास आउटपुट करंट की वैल्यू आ गई। फिर कह रहे हैं कि जो चीज आपने डिवाइड की है रेजिस्टेंस से उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन वन माइनस जी से। ये इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे यहाँ पे? कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ पर इसने डिवाइड तो कर दिया, चलो ठीक है, व्हाट ये वन अपॉन वन माइनस जी से मल्टीप्लाई करने का क्या मकसद है? आउटपुट इनपुट का रिलेशन है ना, बक हो रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। जो हमारे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है। अगर मैं उसको सिंपल सिर्फ मैंने डिवाइड बाय आर कर दिया तो वो मेरे पास इंडक्टर करंट की वेवफॉर्म या इंडक्टर करंट की वेरिएशन या रिप्रेजेंटेशन नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इंडक्टर करंट तो मेरा इनपुट करंट है, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ आउटपुट करंट की। अगर आउटपुट से मुझे इनपुट में जाना है तो मैं इसको क्या करूंगा? डिवाइड बाय वन माइनस डी, या इन अदर टर्म्स मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन वन माइनस डी। सही है। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा जरा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ काम से।
सही है जी। तो पहला स्टेप आपका इसी तरीके से हो गया। कह रहा है जब आपने इसको इंडक्टर करंट की वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो कह रहे हैं रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ जरा। सॉरी, मैं थोड़ा सा एक काम के लिए गया था। ठीक है, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 इस तरीके से हो गया। कह रहा है रिकॉर्ड, स्टेप 2 में कह रहा है रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंडक्टर करंट वैल्यू फ्रॉम द वेव फॉर्म। जो वेव फॉर्म आप लोग ड्रॉ करेंगे खुद ही, जो मैंने अभी बात बताई है। कह रहा है एंड कैलकुलेट द एवरेज करंट वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ गई, उससे आप एवरेज निकाल सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नाउ ऐड द कैपेसिटेंस इन द प्रीलिमिनरी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस एंड ऑब्जर्व द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं 1.2 माइक्रोफैरेड्स का। ठीक है, अच्छा कहाँ गया वो कैपेसिटर, ये रहा हमारे पास पोलर कैपेसिटर, ये रहा। इसको मैंने यहाँ प्लेस किया, इसको मैं रोटेट करता हूँ और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी है, वो है 1.2 माइक्रोफैरेड्स। ठीक है जी, 1.2 माइक्रोफैरेड्स। अब आउटपुट वोल्टेज की शक्ल देखिए कैसे चेंज होती है। ये हम गए डीबग में, सॉरी डीबग में गए ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो अब कुछ बेहतर समझ आ रही है। अब एक और चीज़ ये कि अब वोल्टेज जो है वो नेगेटिव एक्सेस में भी नहीं जा रहा। ठीक है, वोल्टेज अगर 0 पे है तो 0 पर ही ऊपर ही है, समझ आ रही है। तो अब मेरे ख्याल से किसी ने सवाल किया था आप में से कि सर कैपेसिटर कनेक्ट करने से पहले और बाद की वेव फॉर्म में क्या फ़र्क है, किस तरीके से फ़र्क आ रहा है। तो अब आपको इसकी वेव फॉर्म में कुछ बेहतरीन महसूस हो रही है। जो ब्लू वाली वेव फॉर्म है उसमें क्या आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही है? जी जवाब दें। जी सर। ठीक है, तो इसी तरीके से, क्योंकि हमारा पर्पस ये होता है कि हमें स्मूथिंग करनी है, हमें फिल्टरिंग करनी है, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो फिल्टर हो जाए, उसमें से रिपल फैक्टर जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्या देंगे, कैपेसिटर तो लगा दिया है। नहीं देखो अभी, हाँ आपकी बात, अभी इन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा एक बच्चे ने कि सर एसी वोल्टमीटर रिमूव नहीं कर देंगे, कैपेसिटर तो लगा दिया। देखें कैपेसिटर तो भले हमने यहाँ पर लगा दिया, बट अगर आप गौर से देखें तो अभी बिल्कुल जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो मंजिल थी कि हमें एक प्योर डीसी वेव चाहिए। प्योर डीसी कैसी होती है, बिल्कुल यूं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये प्योर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है अभी। हाँ इम्प्रूव तो हुई है, मतलब पहले से बेहतर तो हुई है,
बट इसके अंदर अभी भी कुछ वेरिएशंस हैं और ये मिनिमम से मैक्सिमा जा रही है, देन अगेन मिनिमा, देन अगेन मैक्सिमा। ठीक है, तो अभी भी अगर आप गौर से देखें, अच्छा अब देखिए वेरिएशंस हो रही हैं, बट अब वेरिएशन जो है वो कुछ समझ मुझे आ रही है, हाँ भाई ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 15 या 18 तक जा रही है, 16 तक जा रही है, बट ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है 13 वोल्ट्स। 13 वोल्ट्स मेरा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, वी आउट। इनपुट वोल्टेज मेरा 8 वोल्ट था, आउटपुट वोल्टेज मेरा 13 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक है, तो मैं बूस्ट कन्वर्ट चीज़ों को बूस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको अभी रिमूव कर दूंगा तो देखिए मुझे भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आ रही, कुछ वेरिएशन शो हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता चले, तो तभी मैंने यहाँ पर एसी वोल्टेज का जो है एसी वोल्ट मीटर का हेल्प ली है। आई होप के इरहान आपका ये क्वेरी जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट उसमें आते हैं। कह रहे स्टेप 3 आपने कर लिया, ठीक, गुड। स्टेप 3 कर लिया। स्टेप 4 में कह रहा है कि नाउ अगेन रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म एंड कैलकुलेट द आउटपुट रिपल वोल्टेज। तो रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला आप लोगों को गूगल से आसानी मिल जाएगा, तो आप लोग उसको सर्च कीजिएगा और उसके बाद मतलब जो रिपल वोल्टेज है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। कह रहे हैं नाउ वेरी द इनपुट वोल्टेजेस इन स्टेप्स ऑफ 0.5 वोल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 6 वोल्ट्स एंड एंडिंग एट 10 वोल्ट्स। अब आपने क्या करना है, इनपुट वोल्टेज आपने ड्यूटी साइकिल कांस्टेंट रखी हुई है, इनपुट वोल्टेज की वेरिएशन आपने शुरू की, स्टार्ट किया आपने 6 वोल्ट से और एंड करेंगे आप 10 वोल्ट पे। 6 के बाद 6.5, देन 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10। ठीक है, इस तरीके से क्या किया आपने, इनपुट वोल्टेज को एक कॉलम बना के वेरिएशन लिख दी। जो नेक्स्ट कॉलम आएगा उसमें आपने लिखा, उसमें क्या लिखा, उसमें आप लिखेंगे आपकी मेजर्ड आउटपुट वैल्यूज। मेजर्ड आउटपुट वैल्यूज, मेजर्ड आउटपुट वैल्यूज कैसे निकालते हैं, मेजर्ड आउटपुट वैल्यूज निकालते हैं वी आउट बराबर है 1/1 - d मल्टीप्लाई बाय वी इन। इनपुट आपके पास है, ड्यूटी साइकिल आपने जो रखी है, मैंने 50% रखी है, मैं वो रखूंगा, और मेरे पास जो मेजर्ड कह रहा हूँ, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो मेरे पास एक कॉलम में आ गए। देन नेक्स्ट कॉलम में आएगा मेजर्ड वैल्यूज। मेजर्ड वैल्यूज कौन सी वैल्यूज है, मेजर्ड वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो आप यहाँ से मल्टीमीटर से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या 3 कॉलम्स आ गए। पहले कॉलम के अंदर इनपुट वैल्यूज, नेक्स्ट कॉलम के अंदर कैलकुलेटेड वैल्यूज जो आप कैलकुलेट करेंगे वी आउट इक्विवेलेंट टू 1/1 - d मल्टीप्लाई बाय वी इन। तीसरा कॉलम है मेजर्ड वैल्यूज जो आप प्रोटियस से मेजर करके निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, जब स्टेप 5 पे आएंगे तो स्टेप 5 में आकर आपको एक टेबल बनाना है, और उस टेबल को फिर आपने लैब रिपोर्ट के पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, कंपेयर द वैल्यूज एंड कमेंट इफ देयर इज एनी डिफरेंस। कैलकुलेटेड वैल्यूज और मेजर्ड वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया और कमेंट किया कि भाई दोनों में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं वो बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में आप निकाल रहे होते हैं, जबकि जो मेजर्ड वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली रियल कंडीशंस या प्रैक्टिकल कंडीशंस में होती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी हो सकती है। ठीक है, स्टेप 2 में कह रहा है स्केच वी आउट वर्सेस वी इन। ठीक है, अच्छा अब इनपुट जो है मैं वेरी कर रहा हूँ, इनपुट मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनपुट आएगा वी इन आएगा मेरा एक्स एक्सिस पे, आउटपुट मेरे पास आएगा वाई एक्सिस पे। अच्छा अब इसमें कौन सा वाला आपको आउटपुट स्केच करना है, मेजर्ड या कैलकुलेटेड, तो आप इसमें स्केच करेंगे मेजर्ड वाला जो आपने प्रोटियस से मेजर किया है। देखिए कैलकुलेटेड वाला आपको ड्रॉ मत कर दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटेड वाला बहुत समझेंगे बहुत सही है, हमें बहुत सही भी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो बिल्कुल दरमियानी सी हो। तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज स्केच करना है वो स्केच करना है जो आप प्रोटियस पर क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इस तरीके से हमने स्केच कर लिया। फिर स्टेप 3 में कह रहे हैं कि एनालाइज द वेरिएशन इन इंडक्टर करंट एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। कह रहे हैं कि इंडक्टर करंट में और आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में वेरिएशंस बताओ। अगर मैं इनपुट की ड्यूटी रेशियो वेरी कर रहा हूँ तो आपको ये इसमें सिर्फ आपको खुद वेरी करना है और ऑब्जर्व करके इसमें कमेंट करना है कि अगर मैं ड्यूटी साइकिल वेरी कर रहा हूँ तो इससे इंडक्टर करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है और आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में क्या फर्क पड़ रहा है, ये आपने वेरी किया, कमेंट किया। फिर कह रहे हैं कि अगर मैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो एक दफा बढ़ा के चेक कीजिएगा, एक दफा कम करके चेक कीजिए। लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, और इस तरीके से इन तीनों को वेरी किया और चेक किया कि इंडक्टर करंट में और आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में क्या फर्क पड़ रहा है। जब ये एक दफा चेक कर लेंगे, इसको एक दफा चेक कर लिएगा भाई किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, तो ये आपकी लैब जो है इस तरीके से खत्म हो जाएगी। सही है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दिस वाज योर बूस्ट कन्वर्टर लैब।
और इसमें हमने सारी बूस्ट कन्वर्टर की सर्किट डायग्राम, रिक्वायर्ड वेव फॉर्म्स, विद कैपेसिटर, विदाउट कैपेसिटर, सर्किट की वर्किंग, किस तरीके से सर्किट काम कर रहा होता है, क्या है वोल्टेज की वेव फॉर्म, करंट की वेव फॉर्म, सारी कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ मैंने आपको सर्किट जो है वो प्रोटीज पे भी उस पर एक दफ़ा करके दिखा दिया ताकि कोई मसला ना हो। सही है, तो ये बेसिकली आपकी बूस्ट कन्वर्टर की लैब थी। आई होप के आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है, अच्छा एक और चीज़ ये, मैंने जिस तरीके से क्लास के शुरू में बताया था कि अभी नेक्स्ट वीक जो है मिड टर्म वीक है, मिड टर्म वीक में तो आपकी कोई क्लास वगैरह नहीं होगी, बट मिड टर्म वीक में मैं आपको SMS एक दिन करूँगा जिस दिन मैं 1 till all जितनी हमने लैब अभी तक मतलब परफॉर्म की हैं उन सब की सबमिशन जो है वो मैं 24 घंटे या 48 घंटे के लिए ऑन करूंगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी बच्चों ने तो जिम्मेदारी से लैब जमा करवा दी है, मतलब काफ़ी बच्चे जो ऐसे हैं जो हर काम जिम्मेदारी से करते हैं और मतलब ये कि वक्त पे जमा करवाते हैं, तो उनको मतलब ये कि अच्छी बात है उनकी, और ये ऐसी बात नहीं मतलब उनको मतलब ये इनकी राय कहा नहीं जाएगी, बट ये कि कुछ बच्चों की लैब्स रह गई थी और फिर मुझे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपको व्हाट्सएप पे भेज दें या ईमेल कर दें, तो व्हाट्सएप या ईमेल जो है ना उसमें फिर कभी मिस हो जाता है, कभी रिकॉर्ड नहीं रहता, तो ये फिर आप लोगों का मसला है कि अगर जैसे अगर कोई मार्क्स लैब के नहीं लगे तो वो इशू होगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीक में आप 24 घंटे या 48 घंटे के लिए मैं सारी की सारी लैब्स की सबमिशन ऑन कर दूंगा, आपको SMS पे या व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मैंने सब लैब्स की सबमिशन जो है वो ऑन कर दी है, अब आप लोग जो भी लैब्स आपकी रह गई हैं वो आप जमा करवा दें। ये सेकंड चांस है, इसके बाद मैं फिर नहीं खोलूंगा लैब की सबमिशन, फिर जिसकी रह गई उसकी रह गई, फिर आप लोग मुझसे कंप्लेन मत कीजिएगा कि सर हमारी लैब रह गई थी, ये हो गए थे, मसला हो गया था। कोशिश करें कि सारी लैब्स आपकी कंप्लीट हो, बस जैसे ही मैं सबमिशन ऑन करूं आपका काम ये हो कि आप जाएं जल्दी से इसको सबमिट करवाएं और ख़त्म करें बस काम। सही है, बाकी सर मिट के बात करते हैं। मिट के बात कर दूं, जी सर। मिट के बात कर दूंगा फिर, सही है, मिट के बात कर दूंगा फिर, ठीक है। तो सर इस लैब की भी डेडलाइन मिड के बाद की रख दीजिए प्लीज। फिक्र नहीं करो, मिड के बाद ही होगी। लैब नंबर 7 लैब नंबर 8 की डेडलाइन जो है वो मतलब नेक्स्ट वीक में आपको फिर तंग नहीं करूंगा, फिर ये है कि हम लोग जो मुलाकात करेंगे वो नेक्स्ट वीक ही करेंगे, उसमें फिर ये है कि आप लोग जब मिड टर्म्स खत्म हो जाएंगे तो वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम निकाल के लैब करके फिर जमा करवा दीजिएगा। सही है, अब कोई मसला तो नहीं है? लैब नंबर 5 और 6 जो है वो तो अब जब वो यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह जब खुलेगी मिड टर्म को यूनिवर्सिटी खुलेगी उसके बाद जो है वो हमको आपको जब यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा परफॉर्म करवा देंगे, उसके बाद जो है आप लोग वो चीज़, अच्छा उसमें लैब नंबर 5 और 6 जो जमा करवा रहे हैं कम से कम कैलकुलेशंस तो जमा करवा दें आप लोग, जो सबमिशन मैं ऑन करूंगा ना उसमें कम से कम आप कैलकुलेशंस तो जमा करवा दें ताकि आपकी एक चीज़ तो रिकॉर्ड में रहे। बाकी जो वेव फॉर्म है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, वो इशू नहीं है उसका, बट जो भी कैलकुलेशंस करनी है कम से कम आप वो तो जमा कराएं टाइम पे। ओके सर। सही है, तो उनकी सबमिशन अवेलेबल हैं क्या अभी लैब नंबर 5 और 6 की? हाँ वैसे अवेलेबल तो है, जो पहले नहीं हो रही थी, काफी पहले मैंने चेक की थी तो सर पहले लैब 5 की नहीं थी जब नहीं देखा थी, था। देखिए मैं चेक कर लूँगा। लैब 2 3, अच्छा हाँ लैब 5 की नहीं डाली मैंने, ठीक है, हाँ लैब 5 की डाल देता हूँ मैं, ठीक है समझ गया, ठीक है डाल देता हूँ मैं। सही है, बाकी एक और चीज़ ये कि कोशिश ये करूँगा कि रिकॉर्डिंग जो है ना मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करके यूट्यूब का लिंक दे दूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ये रिकॉर्डिंग सही नहीं होती और इसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी नहीं आता। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको जो है कोशिश नहीं बल्कि यकीनी बात ये है कि मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि कम से कम ये कि आप लोग बआसानी जो है उसको HD वगैरह में करके समझ सकें और देख सकें। सर गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देना सारे लैब जो हैं लेक्चर्स। सर यूट्यूब सही है सर। वैसे मुझे खुद कन्वीनियंट लगता है, बाकी सर यूट्यूब ठीक है, बाद में भी देख यूट्यूब सकते से हैं आगे पीछे करके। यूट्यूब से हाँ ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं यूट्यूब को ही अब अच्छा मैं कोशिश नहीं बल्कि अब करूंगा ये कि जितनी भी लैब की रिकॉर्डिंग है, लैब 1 से लेकर लैब 7 तक या लैब 8 तक, वो सारी मैं यूट्यूब पे अपलोड करके वो अब उसके लिंक्स अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। मिड टर्म वीक में मैं क्योंकि थोड़ा सा फ्री होऊंगा तो उसमें बैठ के मैं ये काम कर लूंगा। सही है, ओके सर। ठीक है, चलें और किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर क्लास एंड कर दें। सही है, चलें आई होप के समझ आ गया होगा, कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ लीजिए। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर। अल्लाह। Yes.